बेटा, तो आज हम एक नया ही चैप्टर शुरू करने वाले हैं। इसे अच्छे समझना बेटा, जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। अच्छा, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जनरली है क्या? पहले तो हम इसके बारे में कुछ जानते हैं। देखो, इसके आने से पहले ना दुनिया बड़ी अजीब थी। इसके आने के बाद हमारा जो दुनिया को देखने का नजरिया है वही चेंज हो गया। आपने गैलीलियो गैलीलिया का नाम सुना होगा, है ना, जिन्होंने फर्स्ट टाइम टेलीस्कोप बनाया था। मतलब पहली बार जब उन्होंने देखा था आसमान की ओर, तो उन्होंने कई ऐसे नजारे देखे जो कि हमें खुली आंखों से दिखाई नहीं देते। ठीक है, तो एक अलग ही सीन था वो। और उसके बाद उसका जो देखा जाए तो इस तरह से एडवांसमेंट हुआ कि आपको पता होगा 2009 में 2009 में नासा ने हबल टेलीस्कोप यहाँ पे लॉन्च किया था, जिससे हमने पूरी दुनिया में पूरे ब्रह्मांड को देखा और समझा कि भैया ये चीज क्या है ब्रह्मांड। हमने देखा कि भैया हम सिर्फ एक छोटे से गोले पर रह रहे हैं। हमारे जिस गैलेक्सी में हम रह रहे हैं, मिल्की वे जैसे ऐसी कितनी ही गैलेक्सीज है यहाँ पर, और ऐसी कितनी गैलेक्सी का है जो हमारे पास जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है। उसके बाद आपको पता होगा कि अभी 2021 में नासा एक और जो अभी लॉन्च करेगा टेलीस्कोप, क्योंकि उसकी सर्विस वो खत्म हो गई हबल टेलीस्कोप की। जेम्स वेब टेलीस्कोप, नाम सुना है कभी आपने सर? जेम्स वेब टेलीस्कोप एक्चुअली ये बहुत ही बेहतर टेलीस्कोप होना है कि इसमें ऐसा होगा कि बेटा जो हमारी बिग बैंग थ्योरी का जो यूनिवर्स, मतलब बिग बैंग थ्योरी हमारी दुनिया कैसे बनी, हमारे ये भी राज खुलेंगे बहुत सारे, और ऐसी चीजें भी हमें मिलेंगी कि ऐसे प्लेनेट मिलेंगे जहाँ पर हो सकता है कि लाइफ पॉसिबल हो। तो यार जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, इसने हमारा जो सोचने का तरीका ही बदल दिया है। बात समझ में आ रही है? और जो एक्चुअल में हम यहाँ पर जो तारे देखते हैं, वो तारे जो होते हैं ना, वो अपनी पोजीशन पे नहीं होते, वो हमें या तो ऊपर या नीचे कहीं पे दिखाई देते हैं। रीजन है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर से लाइट आती है तो रिफ्लेक्ट होते रिफ्रेक्ट होते आती है, तो हमारी आंखों तक पहुंचते हमारी उसकी पोजीशन है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, तो अब बेटा जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, इसका बड़ा ही सिंपल सा चैप्टर है, हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है, और देखा जाए तो दुनिया के लिए भी इससे बेहतर कोई चैप्टर नहीं है, बहुत आसान भी है ये। तो लिखिएगा बेटा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, तो इसका काफी सारा वेटेज भी हमारे बोर्ड में, तो अच्छे से समझना है इनको। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में लिखिएगा, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we will study about reflection, and property of light, yes, मीन्स अगर मैं बात करूं तो ये इसके साथ डील करती है लाइट के साथ। मतलब जो भी अगर मैं बात करता हूं ऑप्टिक्स, नाम से लग रहा होगा आपको, मतलब जो इसके साथ डील करे लाइट के साथ, कि लाइट किस तरह से नेचर शो करती है अपना, किस तरह से रिफ्लेक्शन होता है, किस तरह से रिफ्लेक्शन होता है, एंड प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। ये क्वेश्चन क्लियर है बेटा कि ऑप्टिक्स क्या है? इसमें रिफ्लेक्शन बहुत सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो यार सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सारी चीजें आपके सामने ही है। जैसे कि मान लो आपने क्रिकेट गेम में हम देखते हैं कि कोई भी जो बॉल है, तो क्या पढ़ा बेटा मैंने अभी कि क्या है ऑप्टिक्स? एक फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, किसके बारे में डील करते हैं? हम रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। इसका एक और ऑप्टिक्स का एक और पार्ट है जिसे हम वेव ऑप्टिक्स बोलते हैं, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो हम बात कर रहे थे कि जब हम बात करते हैं क्रिकेट ग्राउंड की, तो जब कोई बॉलर बॉल फेंकता है तो जो हमारी बॉल है वो सिर्फ टप्पा खा के बैट्समैन के पास जाती है। तो क्या यहाँ पर उसका रिफ्लेक्शन हुआ क्या उस सरफेस से? अरे बात समझ में? तो ऐसी लाइट पार्टिकल्स होते हैं या जो लाइट रेज होती है, उनका भी कोई भी सरफेस से जब वो टकराती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो उसी को हम बोलते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्शन। तो हम सबसे पहले यहाँ पर पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन।
तो लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट इज रिफ्लेक्शन। बहुत ही बेसिक से बहुत ही एडवांस तक पढ़ेंगे, आप पूरे फंडामेंटल्स में हमारे क्लियर होंगे। तो रिफ्लेक्शन में लिखिएगा बेटा, when light ray incident on any surface, then after collision, यहां पे लाइट रे का क्या हो गया बेटा हमारा, ये कोलिजन पॉइंट है। देन आफ्टर कोलिजन it will reflect in same medium then this phenomena is known as reflection. Then this phenomena is known as reflection. अब इसमें देखो क्या क्या चीजें स्पेसिफिक चीजें पढ़ते हैं और ये काफी काम की चीज है। एक एक पॉइंट यहाँ पे जो मैं पढ़ाने वाला हूँ उसको आप बेटा यहाँ पे अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। सबसे पहली बात कि ये तो हमारा जो सरफेस हो गया कि जिस सरफेस से हमारी लाइट रे है वो टकरा रही है, यहाँ पे कोलाइड कर रही है, और इस वाले को सरफेस के परपेंडिकुलर जिसे हम बोलते हैं, तो यहाँ पे जो एल होता है इसको हम बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, नॉर्मल। आ रही बात समझ में? सपोज कीजिए कि ये पॉइंट है हमारा ए है, ये ओ है और ये बी है, तो यहाँ से जो ए ओ है इसको मैं ए ओ को मैं यहाँ पे इंसिडेंट रे बोल सकता हूँ, क्या बोल सकते हैं इसे हम, इंसिडेंट, मतलब जो यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है। और सपोज कीजिए ये इंसिडेंट के साथ जो एंगल है वो नॉर्मल के साथ है हमारा, अरे बस समझ गए। उसके बाद ओबी को क्या बोल सकता हूँ बताओ, रिफ्लेक्टेड रे, और यहाँ पे ओ एन जो है इसको और एन की जगह ओ एन बोल देते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। मतलब ये आफ्टर कोलिजन, मतलब इसके कोलिजन के बाद यहाँ पे इधर चले जाएगी, और इसके बाद तो यहाँ पे इसका भी नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है बेटा, इस वाले एंगल को हम बोलते हैं यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे बात करूं आई की और आर की, तो आई कौन सा एंगल है बताओ जरा, एंगल ऑफ इंसिडेंट या इंसिडेंट एंगल, और ये जो है इसे क्या रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं। मतलब तो हम बात करेंगे कि यहाँ पे आई और आर की। तो अब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे दो लॉज होते हैं हमारे, और दो लॉज वो इस तरह से, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पर अगर मैं बात करूं, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, इसे बहुत अच्छे से समझना, चाहे ये छोटी सी बात है लेकिन हर एक अपने आप में परिपूर्ण एक परफेक्ट डेफिनेशन है। सबसे पहला केस मैंने पहले अभी डेफिनेशन के बारे में बोली कि कोई इंसिडेंट रे अगर किसी सरफेस के साथ टकराती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है उसी सेम मीडियम में, मतलब जिस मीडियम से आई है वापस ही उसी मीडियम में चली गई बेटा। yes. और इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्लेक्शन। यहाँ तक का सीन क्लियर है? yes. उसके बाद लॉ 1 ये बोलता है कि किसी भी, अगर मैं बात करूं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे क्या बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये पहला लॉ है। और अच्छा, इसका रीजन क्या होता है कि ये ऐसा होता क्यों है? कभी कभी हमने ये तो हर बुक में लिखा हुआ है कि भैया एंगल ऑफ इंसिडेंस वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता क्यों है ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। इसका मेन रीजन होता है कि लाइट रे की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि जब भी किसी सरफेस से टकराती, दुनिया के किसी भी सरफेस से अगर टकराएगी तो एक्चुअल में ये इसके साथ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन करती है। कौन सा कोलिजन करती है बेटा? ये
परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन करती है, जिस वजह से लाइट रे जिस एंगल से टकराती है सेम उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होती है। आ रही बात समझ में? जिस वजह से क्या होता है, I इक्वल टू आर। तो ये I इक्वल टू आर क्यों होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे इनके बीच में कौन सा कोलिजन होता है बेटा, बताओ जरा। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। समझ में आ गया यार यहाँ तक का सर? इसे एक्चुअली यहाँ पे E इक्वल टू 1 बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है। आपने पढ़ा होगा ये कोलिजन, अगर कोई अपना चैप्टर पढ़ा है तो इसको हम एक्चुअली डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो बोल रहा है कि यहाँ पे इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही प्लेन में रहते हैं क्या? देखो जरा, ये बोर्ड एक प्लेन है, आपको तीनों एक ही प्लेन में नजर आ रहा है क्या? यस। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे। मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो OA, ON, इसको AO बोल देते हैं अपन यहाँ, AO, ON एंड OB, ये तीनों लाइंस ऑन सेम प्लेन। आ रही मेरी बात समझ में? yes. तो यहाँ पे ये दोनों है, इसे बोलते हैं हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आ रही बात है, या फिर रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लिखिएगा सबसे पहला चीज, तो इसे आपको बनाना है, फिर हम इसे सिस्टोमेटिक यहाँ पे लिखिएगा। पहले तो अपन ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लिख लीजिएगा, फिर ये सारी चीजें आप लोग कीजिए। तो लिखिएगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट लॉ लिखिएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज विल बी इक्वल टू, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी always will be equal to the angle of reflection, angle of reflection, I angle I equal to angle of will always will be equal to the angle of reflection. यहाँ पे इसको थोड़ा सा और अपन मॉडिफाई कर देते हैं जो बुक में लिखा उसके अकॉर्डिंग, because light rays always match, elastic collision या perfectly elastic collision, this is the right thing, always match perfectly elastic collision with any surface, perfectly elastic collision with any surface। बात समझ में आ गई? ये पॉइंट समझ में आ गया बेटा? ये हमें किसी बुक में वगैरह तो नहीं लिखा होता, उसमें डायरेक्टली लिखा होता I इक्वल टू आर। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली I इक्वल टू आर क्यों होता है? उसका मेन रीजन क्या होता है? क्योंकि लाइट रे हर सरफेस के साथ कैसा कोलिजन करती है यार? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। दैट्स व्हाई यहाँ पे I इक्वल टू आर होता है। यहाँ तक का सीन क्लियर है बेटा? आगे लिखिए सेकंड पॉइंट में, सेकंड लॉ, लिखिए इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल lie on same plane, incident ray, reflected ray and normal lie on same plane। यहां तक की पूरी स्टोरी समझ में आ गई सारे बच्चों को कि हमने क्या सीन किया है यहाँ पे पूरा? पहली बात तो कि I इक्वल टू आर होगा क्योंकि यहाँ पे कौन सा कोलिजन है? परफेक्ट कोलिजन। दूसरा, यहाँ पे इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ये तीनों चीजें समझ में आ गई बेटा आपको अच्छे से? चलिए तो आप इसको अब नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बेटा अब यहाँ पर क्या सीन है कि यहाँ तक का सीन तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने यहाँ पे समझा है। जैसे अब यहाँ पे दो तरह के रिफ्लेक्शन होते हैं, एक को हम बोलते हैं रेगुलर और एक को बोलते हैं इरेगुलर। ये बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, कुछ है नहीं। अगर मैं बात करूं रेगुलर रिफ्लेक्शन, क्योंकि हमारा जो अगर सरफेस है
वो बिल्कुल स्मूथ है, मतलब बिल्कुल स्मूथ। ऐसे बिल्कुल स्मूथ तो कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मान लो स्मूथ से मान लो, तो यहाँ पे इस केस में ये जो इंसिडेंट है ये तो फिर हमें चाहिए होगा, तो जो रिफ्लेक्शन होगा वो इस तरह से होगा, ये आर एंड ये वाली आई। और याद रखें कहीं पर भी आप डायग्राम बनाए एग्जाम में या जब भी प्रैक्टिस करें, ये लाइट रे की डायरेक्शन मतलब एरो लगाना कभी नहीं भूले। आ रही बात समझ में? नहीं तो हमें ये भी पता नहीं पड़ेगा कि ये आई कहाँ से लाइट और गई कहाँ पे, बात समझ में आई? तो हमेशा याद रखें कि एरो लगाना बिल्कुल कंपल्सरी है। उसके अगर मैं बात करूँ इसे इरेगुलर, क्योंकि यहाँ पर भी कोई लाइट आएगी तो वो भी इसी तरह से जाएगी, मतलब अगर कोई दूसरी लाइट अगर इस तरह से आती है पैरेलल तो वो इसके पैरेलल, मतलब ये देखो ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों भी आपस में कैसी है, बात समझ आ गई? इसे बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। उसके बाद बात करूंगा मैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ये सिंपल है, इसको थोड़ा दूसरे कलर से। इरेगुलर रिफ्लेक्शन में अगर हमारा जो सरफेस है वो स्मूथ ना होते हुए इस तरह से रफ, इस तरह से, ठीक। अगर ये रफ अगर हमारा यहाँ पर सरफेस है तो उस केस में तो रिफ्लेक्शन तो होगा, फिर तो वही इस तरह से, जैसे मान लो यहाँ से चले इधर, तो यहाँ पर भी इस केस में भी I इक्वल टू क्या होगा बेटा, यहाँ पर भी R, और दूसरे में मान लो किस तरह से आई चलेगी। अच्छा अब ये यहाँ पर ये क्या जो लाइट है कहीं पर भी आपको ये दोनों पैरेलल लग रही है, मतलब यहाँ पे जितनी भी इंसिडेंट लाइट रेज है वो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज के पैरेलल नहीं होगी। आ रही बात समझ में? हर केस में यहाँ पर भी I इक्वल टू R तो यहाँ पर भी अप्लाई होगा, मैंने बोला कि वो हमेशा के लिए है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इंसिडेंट रेज और जो रिफ्लेक्टेड रेज वो पैरेलल नहीं होती आपस में, ठीक है। यहाँ पर देखो इंसिडेंट रे भी आपस में पैरेलल है और रिफ्लेक्टेड रे भी क्या है, पैरेलल, यहाँ पर नहीं है क्योंकि यहाँ पे रफ सरफेस है। बात समझ में आ गई? तो जो भी रफ सरफेस से होने वाले रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं यहाँ पे इरेगुलर, और यहाँ पर अगर मैं स्मूथ सरफेस की बात करूँ तो क्या बोलते हैं, रेगुलर। क्या क्वेश्चन क्लियर है? चलिए इसको भी नोट कर लीजिएगा, फिर अपन यहाँ पे इसके काफी सारी स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं। चलिए तो अगला जो पार्ट है हमारा वो है बेटा प्लेन मिरर। जनरली ये हमारा काफी सबसे ज्यादा यूज होने वाला मिरर है, जैसे देखा जाए तो हर घर में मिलेगा आपको, ठीक है, प्लेन मिरर। देखो यार प्लेन मिरर काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो प्लेन मिरर का जनरली अभी आपने देखा कि काफी एक टाइप का प्लेन सरफेस होता है बिल्कुल स्मूथ, जिसमें रोज हम अपना चेहरा या फेस देखते हैं भैया और सारी चीजें। अच्छा प्लेन मिरर में आपने देखा होगा कहीं पर, जैसे मान लो कि जिम वगैरह काफी जगह पे ऐसा होता है कि मान लो प्लेन मिरर आपस में दूसरे के आमने सामने है ना। एक्चुअली ये देखा जाए तो ये इमेजिनरी वर्ल्ड है पूरा, जाए तो देखा जाए तो आप जब यहाँ पे सैलून में भी जाओगे तो जैसे आप देखोगे कि आप बैठे हो तो आपके पीछे आपके बहुत सारे इमेज देखेंगे, चलते जाते हैं लाइन। अरे बस में क्यों? क्योंकि वो भी अपन पढ़ेंगे कि अगर किसी दो मिरर के बीच में अगर कुछ एंगल हो तो वहां पे किस तरह से इमेज बनता है, और मतलब किस तरह से इमेज बनता है, कितने इमेज बन सकते हैं। अरे बात समझ में? तो बेटा काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर मैं बात करूं प्लेन मिरर की। तो प्लेन मिरर जो होता है वो क्या करता है, अगर मान लो कि कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारी, तो सबसे पहले अगर प्लेन मिरर में बात करूं तो ये प्लेन मिरर की डेफिनेशन तो लिखाना जरूरी है, समझ में आ गया कि एक प्लेन सरफेस होता है जो कि एक साइड से इसको क्या किया जाता है, बताओ जरा। सिल्वर फॉइल ऑक्साइड, समझ में आ गया ये? यस, सिल्वर की आती है, मतलब इसको एक साइड से पोता जाता है बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर कोई बंदा अपना इमेज देखा है तो उसको अपना इमेज जो है वो इधर दिखेगा कि यहाँ पे खड़ा है, तो बात समझ आ गई। तो अगर मैं बात करूँ इसमें तो फॉर्मेशन की, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, जैसे मान लो मैं यहाँ पर कोई भी इस तरह का, सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पे ये इस तरह का ए हमारा है, ठीक, इस ए का मुझे यहाँ पे इमेज बनाना है, तो किस तरह से बनेगा बेटा? इनवर्स बनेगा, इनवर्स। ये पॉइंट अगर x1 पर है तो ये भी यहाँ पर क्या रहेगा, x1 है ना, जो भी ये मतलब जितनी डिस्टेंस पर ये पॉइंट है उतनी डिस्टेंस पर ये पॉइंट बनेगा इसमें, यस, ठीक। ये वाला पॉइंट अगर यहाँ पे x2 पर है तो ये वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ पर कितनी सेम डिस्टेंस में बनेगा? यस, यस।
ऐसे अगर ये पॉइंट यहाँ पर x3 पर है तो ये भी उतना ही बनेगा, इधर ये यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस सेम है, तो यहाँ पर भी यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस भी सेम है, इस तरह से बोल सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से बनेगा वजह से। तो ये दूर है तो ये वाला सिरा भी क्या बनेगा, दूर बनेगा। इसके बाद ये थोड़ा करीब है तो ये वाला इस तरह से करीब बनेगा। ये पॉइंट यहाँ पर है तो ये पॉइंट बिल्कुल यहाँ बनेगा इस तरह से। तो क्या इसका इमेज बिल्कुल ऐसा बन रहा है, इन्वर्टेड इसको ऐसे टर्न करके इसके ऊपर छाप सकते हैं। तो यार ये जो इमेज बन रहा है, अब इसके बारे में बात करें तो ये किस तरह के नेचर रखता है। सबसे पहली बात, ये आपका इमेज आपको सीधा ही दिखता है क्या हमेशा? आपको सीधा ही दिखता है। यस, मतलब इसे बोलते हैं इरेक्ट। तो कैसा बनेगा हमेशा? इरेक्ट बनेगा। दूसरा, यहाँ पे आपको आपका जो इमेज है वो सेम साइज दिखता है क्या? यस। तो हमेशा कैसे बनता है? सेम साइज में बनता है। तीसरा केस, ये एक्चुअल में वर्चुअल इमेज होता है। कैसा होता है? वर्चुअल। आप एक वर्चुअल रियलिटी देख रहे होते हैं, आपका इमेज वो जो रियल नहीं होता है वो क्या होता है? वर्चुअल होता है। बात समझ में आ गई? क्योंकि उसको हम यहाँ पे स्क्रीन पे नहीं ला सकते, इसलिए जिस इमेज को हम पर्दे बना सके उसे बोलते हैं रियल, और जिसको नहीं बना सके वो क्या होता है? वर्चुअल। तो अब ऐसा नहीं कि हम उसे हाथ पकड़ के आ जा भाई तू भी बाहर आ जा, हमारे बहुत सारे प्रतिरूप हम बना दें, लेकिन ऐसा नहीं होता जनरली। तो जो भी इमेज बनता है वो कैसा बनता है बेटा? वर्चुअल बनता है, सेम साइज बनता है, एम और कैसा बनता है? इरेक्ट बनता है। और फोर्थ पॉइंट, एट सेम डिस्टेंस, कहां पर बनता है ये? सेम डिस्टेंस पे बनता है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे 4 मैंने प्रॉपर्टी लिखी है आपने। अगर मैं इमेज की मैं प्रॉपर्टी बात करूं तो इमेज प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो इमेज प्रॉपर्टीज कितनी प्रॉपर्टीज होती है यहाँ पे? 4। पहली कैसी? इरेक्ट, सीधा ही बनेगा। दूसरा सेम साइज, बिल्कुल सेम साइज का बनेगा। तीसरा वर्चुअल, मतलब एक टाइप का हाइपोथेटिकल इमेज बनेगा, मतलब वर्चुअल इमेज बनेगा हमारा। चौथा है वो एट सेम डिस्टेंस, मतलब जितनी डिस्टेंस पे हम खड़े हैं उतनी डिस्टेंस पे हमें ये मतलब इमेज बनना है। अरे बात समझ में? जैसे आप एक कांच लो अगर उनसे आसमान की ओर करें तो उसमें बहुत सारे सितारे जाएंगे अंदर। अरे बात समझ में? अच्छा एक बात बताओ यार, अगर कोई प्लेन मिरर में आपको देख रहा है तो क्या आप भी उसको देख रहे हो? ऐसा होता है? यस, बिल्कुल होता है ऐसा कि अगर हम उसको देख रहे हैं तो ही वो हमें देख रहा है। एक साथ हम दोनों देख सकते हैं। एक्चुअली वो अलग चीज है, वो हमें ऑब्जर्व ही नहीं कर रहा है, ये एक अलग चीज है। मतलब अगर उसने भी मिरर की ओर देखा और आपने मिरर की ओर देखा, और अगर मान लो सेम टाइम पे अगर आप लोग अगर एक दूसरे को मिरर में देखते हो तो अगर आपको वो दिखता है तो उसको भी आप दिखाई दे रहे हो। बात समझ में आ गई? yes. तो वापस रिवर्स जाते हैं। मैंने बात करी प्लेन मिरर की, तो एक्चुअल में ये टाइप का प्लेन सरफेस होता है जिसके एक साइड को हम यहाँ पे सिल्वरिंग कर देते हैं। आ रही बात समझ में? yes. उसमें यहाँ पे मैं इमेज फॉर्मेशन की बात करूं तो यहाँ पे इस तरह से होता है कि सेम डिस्टेंस पे बन रहा है, सारी चीजें इस तरह से यहाँ पे चीजें चेंज होती है। अच्छा एक और यहाँ पे पॉइंट है, चौथा पॉइंट, 5 और पॉइंट, पार्शियल इन्वर्टेड। इसका मतलब क्या होता है? मतलब उल्टा हो जाए, टेढ़ा ऐसे उल्टा हो जाए। बोले तो यहाँ पे टेढ़ा हो जाएगा ना। जैसे इन्वर्टेड का मतलब होता है कि एक तो दो चीजें होती है, एक तो होती है अपनी लॉन्गिट्यूडनल और एक और क्या बोलते हैं इसे? एक्सियल। इस टाइप को होता है। तो एक्चुअली ये जो पार्शियल इन्वर्टेड का मतलब होता है कि जो साइड इसका क्या होता है? इन्वर्ट हो जाता है। मतलब आपको लेफ्ट राइट दिखता है और राइट क्या दिखता है? लेफ्ट दिखता है। बात समझ में आ गई? पार्शियल इन्वर्टेड बोलते हैं इस चीज को शायद। तो क्या बोलते हैं बेटा कि अगर हम यहाँ पर खड़े हैं तो हमें, अगर मैं बोलूं तो वर्टिकली तो हमें देखा जाए तो वर्टिकली तो हम बिल्कुल सीधे दिखते हैं, लेकिन एक्चुअल में हम पार्शियली इन्वर्टेड हो जाते हैं। किस केस में? हम हॉरिजॉन्टल केस में हमारा लेफ्ट होता है। जैसे हम अगर मान लो हमारे इमेज को हम ऐसे हाई बोल रहे हैं तो हमारा जो अगर राइट हैंड हाई कर रहा है तो हमारे इमेज का लेफ्ट हैंड हाई कर रहा होगा। अरे बात समझ में? क्लियर है बेटा ये सारी चीजें? तो यार यहाँ पार्शियली इन्वर्टेड मतलब यहाँ पे थोड़ा सा क्या होता है, ये इन्वर्टेड हो जाए पार्शियली। क्लियर है यहाँ तक? तो ये सारी चीजें क्लियर है कि यहाँ पे किस तरह से फॉर्मेशन ऑफ इमेज होता है। इरेक्ट बनता है, सेम साइड, वर्चुअल एट द सेम डिस्टेंस, पार्शियली इन्वर्टेड मतलब लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट। बात समझ में आ गई बेटा? तो यार ये चीजें हैं तो इसको आप नोट कीजिएगा। फिर अपन इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं आज। पूरा प्लेन मिरर आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो कर लीजिएगा इसको। पढ़ा है बेटा कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं प्लेन मिरर की तो दिस इज अ प्लेन सरफेस जिसका एक साइड हम सिल्वरिंग कर देते हैं। किस तरह से फॉर्मेशन होता है इमेज का समझ में आ गया है। उसके बाद अगर इमेज प्रॉपर्टी बात करें तो
डायरेक्ट चीज वेरीफाई कर देना है। ई आर सी होता है रेड, मतलब सीधा सेम साइज, मतलब सेम साइज शेप का और सेम साइज का बनता है। वर्चुअल मतलब हाइपोथेटिकल इमेज बनता है, बिल्कुल वर्चुअल मतलब जो भी वर्चुअल इमेज का मतलब आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद एट सेम डिस्टेंस, जितने जहां पर हम खड़े हैं वहीं पर, उसके लिए मतलब पार्शियली इन्वर्टेड। पार्शियली इन्वर्टेड मतलब यहाँ पे ये अगर ऐसा है तो इसका मतलब ऐसा बनेगा, मतलब ऐसा उल्टा मतलब समझ में, लेफ्ट होगा वो राइट होगा, राइट होगा मतलब लेफ्ट होगा। बात समझ में आ गई? तो ये काफी सारी चीजें हैं। आपने एक और जैसे मान लो केमिस्ट्री में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं, वो सुपर इंपोजिशन वाला कॉन्सेप्ट है, कुछ ऐसा है ना। यहाँ पर बहुत सारी ऑब्जेक्ट है जिनको हम सुपर इंपोज कर, जैसे एम को हम एम के ऊपर सुपर इंपोज कर सकते हैं, ओ को भी कर सकते हैं सुपर में। तो ये सुपर ऑप्टिकली मतलब वो है ये, ठीक है, मतलब ओ के ऊपर ए का भी कर सकते हैं। तो मैंने ऐसे बना दिया इसलिए। तो सारी चीज समझ में आ गई बेटा? चलिए बहुत बढ़िया। अब इसके बारे में इसमें थोड़ी सी चीजें आपको ऐड करनी है कि जैसे एक आता है हमारा, मैं अभी इन्हें बाद में पढ़ाने वाला हूँ इसलिए, लेकिन सिर्फ अभी नाम लिखा रहा हूँ मैं। इसकी जो मैग्निफिकेशन पावर की बात करिए, मैग्निफिकेशन होता है इसकी। मैग्निफिकेशन पावर जो होती है वो एक्चुअली होती है, इसका मतलब जनरली होता है कि हम कितने टाइम को बढ़ा के, तो यहाँ पे तो क्या सेम साइज का बन रहा है क्या? मैग्निफिकेशन का मतलब होता है साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। मतलब अगर मैं बात करूं तो साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, यहाँ पे सेम साइज का बन रहा है क्या? सेम साइज का बन रहा है मतलब क्या होता है? 1। तो इसको हम m से डिनोट करते हैं, तो m यहाँ पे होता है +1। ये प्लस का मतलब होता है कि जो हमारा अगर कहीं पर भी प्लस आ गया तो प्लस का मतलब होता है वर्चुअल और माइनस का मतलब होता है रियल। आएगा समझ में कि अगर कहीं पर भी किसी का भी एम अगर यहाँ पर पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये हो गया कि जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा? वर्चुअल। समझ में आ रहा है बेटा? ये काफी बेसिक है। एम अगर नेगेटिव हो तो इसका मतलब कि जो हमारे इमेज बनेगा वो रियल बनेगा। आगे बात समझ में आ रही है? उसके बाद अगर हम बात करें एक और चीज कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये नाम सुना है आपने? रेडियस ऑफ कर्वेचर कि मतलब जिस भी स्फीयर से इसको काटा उसका रेडियस। तो क्या अगर वो है ही प्लेन सरफेस, तो क्या अगर ऐसे प्लेन जोड़ के मैं करूं तो क्या उसकी रेडियस इनफाइनाइट तो बनेगी? आप प्लेन इमेज जोड़ दो ऐसे प्लेन सरफेस। तो अगर मैं गोला बनाऊं प्लेन इमेज का बना के, तो गोला कभी बनेगा ही नहीं वो। अरे बस समझे, मतलब प्लेन सरफेस को अगर हम जोड़ के एक बड़ा सा स्फीयर बनाए तो पॉसिबल नहीं है। तो वो तो उसकी जो रेडियस होगी वो बहुत बड़ी होगी एक टाइप का। तो हमेशा अगर मैं बात करूं रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द प्लेन मिरर, तो ये कितना होता है बेटा? इनफिनिट। अरे बस समझ में। यहाँ पे एक और वर्ड आता है जिसे हम बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ अगर मैं एफ की बात करूं तो ये भी इसके लिए क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। तो पढ़ेंगे हमारे बाद में भी अपन ये समझेंगे। ये सारे वर्ड सिर्फ अभी सिर्फ मैं नाम याद रखना है आपको, मैग्निफिकेशन पावर, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सारी चीजें आपकी क्लियर होगी। सिर्फ नाम याद लेना ही नहीं। मैग्निफिकेशन पावर क्या होती है भैया किसी मिरर की? +1 साइज ऑफ इमेज, पूरा इसको डिटेल में पढ़ेंगे अपन बाद में, उसी विकास आया रहता है। तो यहाँ पे m क्या हो गया? यहाँ पे +1 है क्योंकि दोनों की साइज सेम होती है। जितना साइज ऑब्जेक्ट का उतनी साइज इमेज की। तो यहाँ पर ये +1 पॉजिटिव अगर साइन है इसका तो इसका मतलब वर्चुअल इमेज बनेगा अपना, और अगर नेगेटिव साइन है तो इसका मतलब क्या हो गया? रियल इमेज, मतलब वर्चुअल इमेज एंड दिस वन इज रियल इमेज। यहाँ तक का सीन क्लियर है बेटा? यस। उसके बाद अगर मैं बात करूं रेडियस ऑफ कर्वेचर की, मतलब जिस भी स्फीयर से इसको काटा उसका रेडियस, तो वो कितना होगा? इनफिनिटी। अब फोकल लेंथ की बात करूं तो फोकल लेंथ इसका कितना होगा? फोकल लेंथ भी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो यार यहाँ तक का सीन क्लियर है सारे बच्चों को? तो ये मैं इधर का डाल रहा हूं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिएगा जल्दी से। मान लो अगर मुझे एक प्लेन मिरर दिया है, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और यहां पर कोई बंदा है, इसका मैंने सर कुछ ज्यादा ही बड़ा बनाया है
उसका भी कोई ना कोई रीजन होते हैं वैसे, थोड़े से इसमें बाल वाल भी उड़ा देते हैं अपन, नहीं बनता कोई एलियन जैसा बन रहा है, ठीक है। अब इसको प्लेन मिरर में अपना इमेज देखना है, ओके। तो अच्छा, प्लेन मिरर की जो साइज होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? जैसे बंदे से बड़ी, बंदे से बड़ी है, बंदे से छोटी? बड़ी होनी चाहिए। अगर किसी को भी अपनी साइज देखना है, पूरा का पूरा इमेज देखना है, मतलब पूरा इमेज का मतलब होता है भैया मतलब पैर से लेके तो सर तक, मतलब पूरा इमेज देखना है किसी मिरर में, तो अपना जो मिरर की साइज है वो कितना होना चाहिए, मतलब मिनिमम कितना साइज होना चाहिए। वैसे ज्यादा बड़ा रहेगा तो ऑलरेडी हम देख पाएंगे, लेकिन मिनिमम कितना साइज होना चाहिए ताकि ये इमेज दिखे। अच्छा यार एक बात बताओ बेटा, अगर मैं बात करूं इसको, यहाँ पे खुद का अपना सर भी दिखना चाहिए। यस। और देखती कौन है वैसे? हमारी आंखें। आंखें देखती, बात समझ में आ रही है? उसके बाद अगर ये सेम डिस्टेंस पे, तो ये यहाँ पे आंखें देख रही है, तो ये अगर अल्फा एंगल है, मतलब सर से आने वाली लाइट भी कहाँ पड़नी चाहिए? उसकी आंखों में जानी चाहिए। तो मेरे बड़ा बोला है कि भैया इंसिडेंट एंगल ऑलवेज किसके इक्वल होता है? हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल। अरे बात समझ में? चलिए, तो अगर मैं बात करूं तो यार ये वाली डिस्टेंस, ये यहाँ से यहाँ तक की अगर x है तो यहाँ से यहाँ तक की ये भी x रहेगी। देखो तो एंगल सेम है, ये अल्फा है और ये भी क्या है? अल्फा है। अगर ये वाली x रही तो इसके सामने वाली ये भी क्या रहेगी? x। मतलब नॉर्मल से इंसिडेंट के पॉइंट को अगर मिलाए हम तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये क्या पूरी x रहेगी क्या बेटा? बात समझ में आ गई? सिर्फ अपन ने मान ली। उसके बाद दूसरा, इसको कौन दिखना चाहिए? इसके पैर भी दिखना चाहिए, मतलब पैर से आने वाली लाइट रे आंखों में पड़नी चाहिए। अच्छा, अगर ये इंसिडेंट एंगल बीटा है तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्या होना चाहिए? बताओ जरा। बीटा होना चाहिए। मतलब अगर मैं बोलूं कि इसको अपना सर भी दिख रहा है, इस वजह से इसको क्या दिख रहा है? अपना पैर भी दिख रहा है, तो क्या आपको पूरा पूरा देख पा रहा है? आ रही बात समझ में? अच्छा यार, यहां से बात बताओ, ये इसकी आंख से लेके तो ये यहाँ नॉर्मल तक, ये वाला अगर y है तो ये वाला भी y होगा क्या? अरे बीटा एंगल है, बीटा बीटा के सामने वाला सेम होता है। जैसे हम मान लो इसको इस तरह से डिजाइन करें, ये इस तरह से, अगर ये थीटा है, ये थीटा है, ये वाला अगर x है तो ये वाला भी क्या है? x होगा। यस, बात समझ में आ रही? क्या तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दोनों का बेस सेम है। तो अगर ये परपेंडिकुलर x है तो ये वाला भी क्या होगा? x होगा। यहां तक का समझ में आया बेटा सभी को? चलिए भैया, तो यार यहाँ पे इस बंदे के अगर मैं पूरी साइज की बात करूं, पूरा अगर इसका h हाइट की बात करूं मैं, तो इसका h जो हाइट है इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं कि बेटा h इक्वल टू x प्लस x प्लस y प्लस y, x प्लस x प्लस x प्लस y प्लस y। अरे ना, बस देखो ऊपर से नीचे तक देखो जरा, ये x है, ये भी x है, ये y है, ये भी y है, तो क्या ये 2x प्लस 2y हो गया क्या? तो यहाँ पे h यहाँ पे हो गया हमारा 2x प्लस 2y। यहाँ से कौन सी चीजें जो हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं? 2 x प्लस y प्लस 1। अच्छा यार, इसका जो मिरर को सिर्फ हमें इतना ही पार्ट काम में आया, बाकी सारे पार्ट को हम हटा भी ले तो कोई मसला है क्या? नो। मतलब ये बस इतना सा ही, इस वाले को मान लेते अपन h। क्या मान लेते अपन? h। मतलब इतने सा भी अगर मिरर रहा तो भी ये अपने आप को पूरा देख पाएगा क्या? है ना, पूरा देख पाएगा। देखो जरा, उसका सर भी नजर आ रहा है और उसका पैर भी नजर आ रहा है। बात समझ में आ रही है मेरी? तो बेटा यार ये h कितना होगा? h देखते हैं h। अच्छा, ये अल्फा है तो ये वाला भी एंगल अल्फा होगा क्या? अल्फा, यस। z जैसा लग रहा है। ये बीटा है तो ये भी क्या होगा? बीटा। अच्छा, अल्फा के सामने वाले डिस्टेंस इसको x मान रहे हैं क्या भाई? यस। ये थोड़ा छोटा लिख रहा हूं, आप समझ जाना। और बीटा के वाले को क्या लिख रहे हैं अपन? y। तो यार क्योंकि स्मॉल h है, वो कितना हो जाएगा बताओ जरा? x प्लस y। x प्लस, देखो ये अल्फा के सामने वाला ये x है तो इधर भी अल्फा के सामने वाला ये x रहेगा, बीटा के सामने वाला y है तो इधर भी बीटा के सामने वाला ये क्या रहेगा? y रहेगा। बात समझ आ गई है? स्मॉल h इक्वल टू कितना हो गया? x प्लस y। अच्छा, तो ये स्मॉल h की वैल्यू यहां पर रख देंगे अपन x प्लस y। आ रही बात समझ में? तो यहां पे h इक्वल टू 2 into h, 2 स्मॉल h जाता है। यस। तो स्मॉल h इक्वल टू बताओ जरा, मतलब किसी भी बंदे को अपना पूरा इमेज अगर देखना है तो मिरर का जो साइज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? उसके हाइट का के बराबर। हमारे पास समझ है? और अगर उसका हाफ भी रहा तो भी वो अपने आप को देख पाएगा।
अगर अगर उससे भी कम हुआ तो फिर वो कभी भी अपना पूरा इमेज नहीं देख पाएगा। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर कैपिटल एच है, ये तो है बेटा हाइट ऑफ मैन। स्मॉल एच है वो क्या क्या है बेटा? हाइट ऑफ मिरर मिरर फॉर फुल इमेज। आ रही मेरी बात समझ में? Yes. पूरा इमेज देखने के लिए भैया कितना हाइट की रिक्वायरमेंट होती है, या नीडेड या रिक्वायर्ड भी बोल सकते हो इसको। दिस इज आल्सो न्यू वर्ड, रिक्वायर्ड मिरर फॉर फुल इमेज। यहाँ तक का सीन क्लियर है बेटा सारे बच्चों को? Yes. कि कितना रिक्वायरमेंट होता है मिरर का? यहाँ पे आधा, मतलब जितनी हाइट, अगर आप 6 फीट को 6 फीट के हो आप, इफ योर हाइट इज 6 फीट, देन आपके मिरर की हाइट कितना होना चाहिए? पूरा में देखिए कम 3 फीट। बात समझ में आ गई? 3 फीट से अगर कम हुआ, 3 फीट से कम हुआ, तो उस केस में हम कभी भी अपना फुल इमेज नहीं देख पाएंगे। बात समझ में आ गई है? तो हम लिख सकते हैं कि कितना वी रिक्वायर्ड एच बाय 2 साइज इमेज, मतलब हाफ साइज इमेज टू सी आवर होल इमेज। आ रही बात समझ में? Yes. चलिए तो इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम बात करते हैं। ये वाला बेटा सभी को क्लियर हो गया है? तो अपन इसमें थोड़ा सा थ्योरी पार्ट लिख लेते हैं। तो लिखिएगा A man requires half-sized mirror to see his whole image. To see his whole image. क्लियर है बेटा? किसी भी बंदे को अपनी साइज के आधे साइज का इमेज की जरूरत पड़ेगी, क्या रिक्वायरमेंट होगी? अपना पूरा इमेज देखने के लिए। तो हम यहाँ पे प्रूव भी कर चुके हैं। इज दैट क्लियर? यस। चलिए बहुत बढ़िया। तो इसको हम यहाँ से अब हटा दे रहे हैं। रिक्वायर्ड मिरर टू सी होल इमेज। अब देखो यार, यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट कराने वाले हैं जिसपे कॉम्पिटिशन में भी काफी सवाल आते हैं इस पे बेस्ड। तो हम जैसे मान लो कि हमारा एक यहाँ पर एक मिरर दे रखा है इस तरह से, और इस मिरर का यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये है हमारा, सपोज कीजिएगा डी है, ठीक। और यहाँ से किसी डिस्टेंस पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है, और ये डिस्टेंस जो है इसको अपन चलो यहाँ कर देते हैं। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का, ये वाला डिस्टेंस भी जो है ये भी डी है, ठीक। और ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है ये दे रखा है इसने डी बाई थ्री, और ये वाला जो डिस्टेंस है थोड़ा सा और नीचे बना देते हैं, डी बाई थ्री जो यहाँ पर, ये यहाँ पर है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक। और बेटा ये वाला जो डिस्टेंस है ये डी है, और ये वाला जो है ये है 2d बाई 3। यार ये टोटल d है तो ये d बाई 3 है, तो ये कितना हो गया? 2d बाई 3। आएगा समझ? यस। एक मिरर है जिससे d डिस्टेंस पर यहाँ पे d बाई 3 और ये 2d बाई 3 से यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है, और इस ऑब्जेक्ट से मतलब यहाँ पर या फिर इस मिरर से करीब 5d डिस्टेंस पर एक रास्ता है जहां पर कोई बंदा नहीं जा रहा है। मैं डायग्राम से आपको सारी चीजें समझा देता हूँ। तो ये बंदा है अपनी जर्नी शुरू करता है कहीं ना कहीं से, यहाँ से, ठीक। और ये देखते जाता है कि इस वाले ऑब्जेक्ट का मिरर इमेज देखे जाए, ठीक है। तो इसे कितनी डिस्टेंस तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक इसमें कितनी टोटल डिस्टेंस चलनी पड़ेगी, ये पूरे मिरर के मतलब इस मिरर में इस ऑब्जेक्ट का इमेज देख पाए। आपको देखा होगा, जैसे मान लो कि आप किसी चीज को देख रहे हो जो मिरर के फ्रंट में रखी है, आप इसे चलते जाते हैं, एक टाइम तक आपको वो ऑब्जेक्ट दिखते रहेंगे मिरर में, लेकिन एक टाइम आने के बाद क्या होती है, फिर वो नहीं दिखती है। अरे बस समझ में? तो ये वाला सीन है कि ये बंदा को, जो यहाँ पे कोई बंदा है जो मेल है, ये 5 डिस्टेंस पर है, और ये देखता है कि भैया यहाँ पे डिस्टेंस पे जो भी हमारा जो ऑब्जेक्ट रखा है इसका इमेज देखता है यहाँ पे। तो आपको ये निकालना है कि कितनी डिस्टेंस तक
इसको ये वाला और इस वाले ऑब्जेक्ट का इमेज दिखेगा। तो चलिए ट्राई कीजिएगा, फिर हम बताते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? ये ऑब्जेक्ट का इमेज से कितनी डिस्टेंस तक दिखेगा, बस इतना सा आपको दिखाना है। चलिए कीजिए बेटा। देखो एक बात बताओ बेटा, इस मिरर की अगर मैं बात करूं तो ये मिरर की जो साइज हमारी है ये डी है, मतलब इतना ही दिखेगा आपको। अच्छा एक बात बताओ, जो लाइट रे इस वाली ऑब्जेक्ट से जाएगी तो क्या उसका जो अंतिम छोर होगा, अंतिम है वो ये क्या मिरर इससे रिफ्लेक्ट होके कहीं ना कहीं इस तरह से चले जाएंगे। आ रही बात समझ में भैया? यहां से और इसके आगे तो कोई यहाँ पे मिरर है नहीं हमारा, तो मतलब इसके जो अंतिम एक्सिस का लास्ट एंड है यहां से बस लाइट में रिफ्लेक्ट होकर इधर चले जाएंगे। तो क्या बंदा अगर यहां पर भी हो तो क्या यहां पर भी उसको वो दिखेगा क्या, बताओ जरा? यस आ रही बात समझ में? यहाँ पे दिख रहा है। अच्छा ऐसे ही नीचे की ओर, नीचे अंतिम जो इसका लास्ट एंड है वो क्या ये वाला है क्या बेटा? यस। यहां से अगर हम देखता है तो क्या इसको यहां से इस तरह से दिखाई देगी? ये देखिए चीजों के इस तरह से पास बनता आगे बेटा। अरे यार इसको थोड़ा सीधा, मतलब इस तरह से यहाँ पे भी इसको अगर ये यहाँ पर भी हो तो इसको ये वाली क्या दिखाई देगी क्या? यस। और एक बात समझ में, यहाँ से इस पर ये रिफ्लेक्ट हुई और रिफ्लेक्शन हो तो यहाँ पर भी क्या इसको दिखाई देगा ये अच्छे से? यस। बात समझ में आ रही है? क्योंकि यहाँ पे देखेगा तो इसको ये यहाँ पे दिख जाए। क्लियर है? तो ये यहाँ पे लास्ट रिफ्लेक्शन दो होंगे, उसके बीच में भी रिफ्लेक्शन होंगे, उसके बीच में भी रिफ्लेक्शन हो गए, लेकिन ये इस एंड का लास्ट रिफ्लेक्शन होगा और ये इस एंड का लास्ट रिफ्लेक्शन। यहां तक का सीन क्लियर है क्या आपको? yes. इसके आगे तो मिरर नहीं है ताकि वो देख सके। क्लियर है बेटा? अब देखो यहाँ पे समझ लिखना आराम से, बाद में पहले आपको क्या करना है ये देखना है। ये 5D है और ये वाली डिस्टेंस भी क्या है बेटा? यहाँ से आगे की 5D है। बात समझ में आ गई बेटा? अच्छा एक बात बताओ यार, अगर ये इंसिडेंट एंगल यहाँ पर अल्फा है तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्या होगा बताओ? अल्फा। पढ़ा है ये सारे बच्चों ने? ऐसे ही अगर ये एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? अल्फा ही होगा क्या? देखो तो जरा जेड जैसा कौन सा? यस। अल्टरनेटिव एंगल जो होते हैं। यहाँ तक का सीन क्लियर है? यस। उसके बाद अगर इंसिडेंट एंगल ये वाला एंगल बीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा बताओ जरा? बीटा। बीटा होगा क्या? यस। क्यों भैया क्यों होगा ये बताओ जरा? बीटा एंगल क्योंकि हमने पढ़ा है ना लॉ 1 में क्या पढ़ा है कि इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्शन। क्लियर है बेटा? यस। अच्छा ये बीटा है तो ये वाला भी क्या होगा बताओ जरा? बीटा होगा क्या? यहाँ तक का सीन समझ में आ गया? Yes. मतलब बंदा अगर हमारा यहाँ से चलना शुरू करेगा तो वो यहाँ तक जाएगा, तब तक उसको इस ऑब्जेक्ट का इमेज इस मिरर में नजर आएगा। बात समझ में आ गई यहाँ तक की? Yes. अच्छे से। चलिए भैया अब हम इसको बनाते हैं, किस तरह से बनाते हैं देखते हैं। अच्छा बेटा अगर मैं बात करूं यहाँ पर ये वाले ट्रायंगल में, ये वाला ट्रायंगल दिखाई दे रहा है आपको? इस वाले ट्रायंगल में बात करूं तो अच्छा tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है बताओ? tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पढ़ा है क्या? पता है? यस सर। चलिए तो tan अल्फा इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल परपेंडिकुलर क्या ये है क्या है? यस d/3 और बेस क्या है यहाँ पे? d है क्या? तो ये हो जाएगा d/3 अपॉन d। d से d क्या हो गया बेटा? कैंसिल 1/3। तो 1/3 यहाँ से tan अल्फा आ गया है। यस। यहाँ तक का सीन क्लियर है? Yes. अच्छा इस वाले ट्रायंगल में, बड़े से ट्रायंगल में इस वाली डिस्टेंस को अगर हम बात करें तो ये जो डिस्टेंस यहाँ से आता है कि ये d है तो ये वाली डिस्टेंस बेटा d हो जाएगी क्या? यहाँ से यस। ये d है तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी? d। हरी बात समझ में? अच्छा ये ऊपर वाली को आप मान लीजिए y1 और ये नीचे वाली को मान लीजिए y1 है ना? इसको मैंने y1 मान लिया, इसको क्या मान लिया मैंने? y2। अच्छा ये टोटल डिस्टेंस अगर मैं d की बात करूं तो d को अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या? y1 plus d plus y2, y1 plus d plus y2। बात समझ में आ गई बेटा सभी को? चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो यार इस यहाँ पे tan अल्फा मैंने यहाँ से ले लिया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वहां से आ गया मैंने d/3 अपॉन d, मतलब यहाँ पे 1/3। यहाँ तक का सीन सारे बच्चों को क्लियर होगा चाहिए। अच्छा ये बड़ा सा बेटा ट्रायंगल में, बड़े से ट्रायंगल में अगर मैं यहाँ पे tan अल्फा की बात करूं तो यहाँ तक अल्फा के सामने वाला क्या है? ये परपेंडिकुलर होगा। यस। y1 अपॉन ये 5d क्या है? बेस
5 बिट। tan alpha की वैल्यू तो यहाँ पे tan अल्फा और tan अल्फा आपस में सेम होते हैं क्या? यस 1/3 tan अल्फा आपस में क्या होता है ये? Same. तो यहाँ पे tan अल्फा इक्वल टू tan अल्फा तो y1 अपॉन 5d इज इक्वल टू 1 बाय इस 5d को जल्दी लो बेटा मैं Yes, y1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5d बाय यहाँ तक का सीन क्लियर है? यस चलिए वैसे ही हम यहाँ पर इसको हम यहाँ पे केव करके रख लेते हैं इस वाले इक्वेशन को, इसका बाद में हम यूज करेंगे। ये समझना कि किस तरह से y1 d और y2। अच्छा अगर मैं यहाँ पे y2 की बात करूँ, यहाँ पे tan बीटा की बात करें, tan बीटा इज इक्वल टू बताओ जरा कितना हो जाएगा यहाँ पे? बीटा का परपेंडिकुलर अपॉन 2d by 3 नहीं है समझ में? Yes, समझ में। tan बीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और ये क्या होता है बेस, जैसा जहां पे क्या बेस है तो ये हो जाएगा 20/3 डिवाइड बाय d से क्या हो जाएगा 2 by 3 2/3। तो यहाँ से tan बीटा जो आ गया अपना 2/3 आ गया। चलिए अब ये आपको ये बड़ा सा ट्रायंगल लग रहा होगा यहाँ पे, Yes, ये भी क्या राइट एंगल ट्रायंगल है? Yes. अच्छा यहाँ पे tan बीटा इज इक्वल y2 टू upon 5 tan बीटा इज इक्वल टू y2 upon y2 अपॉन 5 परपेंडिकुलर अपॉन बेस y2 अपॉन 5d। तो यहाँ पे भी tan बीटा इक्वल टू क्या tan बीटा हो जाएगा? यस तो y2 अपॉन 5d इज इक्वल टू 2/3। ऐसे कुछ आया क्या बच्चा? Yes. तो ये 5 टू जा 10d हो जाएगा। यस तो यहाँ पे y2 इक्वल टू 10d by 3 क्लियर है बेटा? यस अच्छा y1 और y2 की वैल्यू हमारी आ गई तो क्या हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं यहाँ पे? यस तो y1 और y2 की वैल्यू आ गई तो यहाँ से हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो d इज इक्वल टू y1 की जगह कितना लिखूं बेटा 5d by 3 प्लस ऑलरेडी d तो यहाँ पर है ही सही और ये कितना हो जाएगा 10d by 3 यहाँ पे कौन सी चीजें जो एलसीएम ली जा सकती है बताओ जरा 3 एलसीएम ले लें Yes. तो ये 5d प्लस 3d प्लस 10d कितना हो जाएगा बताओ जरा 18d 18d डिवाइडेड by बाय 3 3 बाई का 66 जा Yes, आने बात 6 समझ में? d आएगा। तो d आंसर आ जाएगा 6d मतलब 6d तक उस बंदे को उस ऑब्जेक्ट का इमेज नजर आएगा। यहाँ तक का सीन क्लियर है बेटा सारे बच्चों को? कि जब ये यहाँ से देखना शुरू करेगा तो कितनी डिस्टेंस तक और 6d तक इसको ये वाला इमेज नजर आएगा। अच्छा ये उसके उधर निकल जाएगा तो इसको नजर आएगा क्या? नहीं नो आएगा। क्योंकि आगे तो मिरर है नहीं यार। Yes. अच्छा इसके भी नीचे रह जाएगा तो भी नजर आएगा? बिल्कुल नहीं क्योंकि इधर भी आगे मिरर नहीं है। बात समझ में आ गई? तो बेटा ये था अभी तक का ऑप्टिक्स में लेक्चर, तो आई थिंक सो कि आपको समझ में आ गया होगी। चलिए अपना ख्याल रखिएगा बेटा बहुत अच्छे से। हैव अ नाइस डे।